सुप्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीति का भाग 8 के पाठ 13 अव्यय शब्द का पठन एवं पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 13 अव्यय शब्द। इसमें सर्वप्रथम हम अव्यय की हेडिंग डालते हैं और इसके अंतर्गत जो है अंडरलाइन किए गए शब्दों को लिखते हैं। वे शब्द जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय शब्द अथवा अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे बहुत, अंदर, ऊपर, अब, प्रतिदिन आदि। ये जो जैसे है इसको कॉन्टिन्यूअस लाइन में ना लिख करके इसको हम अलग लाइन में लिखेंगे। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं अव्यय के भेद। अव्यय या अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। ये लिखने के पश्चात उनके नाम जो है ये पाँचों के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनको मैंने टिक लाइन करके दिया है, इसे लिखेंगे कॉपी में। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं क्रिया विशेषण और उसके अंतर्गत मैंने यहाँ अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। लिखते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तत्पश्चात उसके नीचे लिखी लाइनों को कट मार दिया है, नहीं लिखना है। जैसे हेडिंग डाल करके लिखते हैं वह धीरे धीरे चलता है, हम दिल्ली आज जाएंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है, वंश लगातार मेहनत कर रहा है। इसमें धीरे धीरे, आज, तेज, लगातार क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात उसके नीचे एक लाइन है, उसे कट मार दिया है, नहीं लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्रिया विशेषण के भेद और उसके अंतर्गत लिखते हैं क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 रीतिवाचक। हेडिंग डालते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण और इसके अंतर्गत लिखते हैं जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ जैसे जो है लेफ्ट साइड में खींच लेंगे और जैसे के अंतर्गत लिखते हैं आलोक बाहर खेल रहा है, तरुण को उधर भेज दो, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, आप मेरे आगे चलो। प्रस्तुत वाक्यों में बाहर, उधर, यहीं, आगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग डालते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान और लिखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद। लिखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण और दिशा बोधक क्रिया विशेषण। तत्पश्चात हेडिंग डालते हैं स्थिति बोधक क्रिया विशेषण और इसके अंतर्गत लिखते हैं ये क्रिया विशेषण क्रिया की स्थिति को बताते हैं, जैसे निकट, दूर, साथ, वहाँ, नीचे, ऊपर, पीछे, सर्वत्र इत्यादि। तत्पश्चात दूसरा हेडिंग डालते हैं दिशा बोधक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्रिया की दिशा को बताते हैं, जैसे इधर, उधर, दाएं, बाएं, किधर, जिधर, सामने से, पीछे से, ऊपर से इत्यादि। अगला हेडिंग डालते हैं नंबर 2 का कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे को दूसरी लाइन में डाल लेंगे, मैं यहाँ कल आ गया था, वह प्रतिदिन सैर करने जाता है, विनोद आज आएगा, कमला अभी नहीं आई। उपर्युक्त वाक्यों में कल, प्रतिदिन, आज, अभी, जिसको कि मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात 2 लाइनों को मैंने ब्रैकेट से घेर करके कट लगा दिया है, उसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात मेरा अगला हेडिंग आता है जिसे कॉपी में लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान।
कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 यानी कि सामान्य समय बोधक क्रिया विशेषण, अवधि बोधक क्रिया विशेषण और आवृत्ति बोधक क्रिया विशेषण। सामान्य समय बोधक क्रिया विशेषण की हेडिंग डालने के पश्चात उसके अंतर्गत लिखते हैं जिन क्रिया विशेषणों से समय का सामान्य बोध होता है, जैसे आज, कल, परसों, जल्दी, नित्य, फिर, तत्काल, तुरंत आदि। दूसरा हेडिंग डालते हैं अवधि बोधक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषणों से समय की अवधि का ज्ञान होता है, जैसे निरंतर, लगातार, आजकल, अब तक, जब तक आदि। तीसरा हेडिंग लिखते हैं आवृत्ति बोधक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषणों से समय की आवृत्ति का बोध होता है, जैसे एक बार, बार बार, प्रायः, बहुधा, फिर, कभी कभी, प्रतिदिन, रोज, पुनः आदि। क्रिया विशेषण के तीसरे भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की हेडिंग डालते हैं और उसके अंतर्गत लिखते हैं जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की परिमाण या मात्रा की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे को लेफ्ट साइड में लेकर के लिखते हैं तृप्ति बहुत कम खाती है, अब थोड़ा आराम करो, यह बच्चा बहुत रोता है, जरा रुको। उपयुक्त वाक्य में बहुत कम, थोड़ा, बहुत, जरा ये क्रिया के होने की मात्रा का ज्ञान देते हैं, कितना हो रहा है, ठीक है, इत्यादि। इसके नीचे जो 2 लाइनें मैंने ब्रैकेट में घेर करके कट मारी है उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात जो है हम अगला हेडिंग डालते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान और लिखते हैं उसके अंतर्गत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कितना प्रश्न लगाकर करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। हमने क्रिया विशेषण की डेफिनेशन की चर्चा की थी, उसमें आप जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये जो मूल हैं, इंग्लिश में भी हम इसे पढ़ते हैं तो हाउ, व्हेन एंड वेयर द एक्शन इज डन की बात की जाती है। अर्थात कब, कहाँ और कैसे, ये जो मूल हैं क्रिया विशेषण की पहचान के लिए, ठीक है। अगला हेडिंग मेरा आता है कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और इसके अंतर्गत जो है क्रिया विशेषणों के कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों के शब्द दिए गए हैं, जैसे अति, ज़्यादा, कुछ, जरा इत्यादि। अगला हेडिंग क्रिया विशेषण की आती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और लिखते हैं इसके अंतर्गत जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के संपन्न होने के ढंग, रीति या तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे बोलो, बच्चा सो रहा है, वह हमारी ओर मुस्कुरा कर चला गया, कल रात आंधी अचानक आई, सुरेखा यहाँ अवश्य आएगी। ये जो वाक्य उपयुक्त हैं दिए गए हैं, इनमें धीरे धीरे, मुस्कुराकर, अचानक, अवश्य, इसे मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जो कार्य के होने के ढंग के बारे में बात कर रहे हैं। तत्पश्चात इसके नीचे की जो 2 लाइनें हैं उन्हें हमने कट मार दिया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला हेडिंग हम बनाते हैं कॉपी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान और इसके अंतर्गत लिखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो आता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद और लिखते हैं इसके अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 8 भेद होते हैं। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण, कारण बोधक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण, निषेध बोधक क्रिया विशेषण, प्रकार बोधक क्रिया विशेषण, अवधारणा बोधक क्रिया विशेषण। और ये लिखने के पश्चात हम पहला हेडिंग डालते हैं
रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद में निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, और लिखते हैं इस क्रिया विशेषण से क्रिया की निश्चयात्मकता का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है, सर्टेनिटी का बोध होता है। जैसे मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, निस्संदेह तुम वीर हो, तुम मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना, वास्तव में आकांक्षा बीमार है। उपयुक्त वाक्य में हमने देखा, अंडरलाइन करके दिखाया है, अवश्य, निस्संदेह, ज़रूर और वास्तव में यह कार्य की निश्चितता को बोध करते हैं, अतः यह निश्चय बोधक क्रिया विशेषण है। दूसरा आता है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। इन क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के बारे में अनिश्चय या संदेह प्रकट होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा, संभवतः वह आज बीमार हो, कदाचित आपकी बात सच हो। उपयुक्त वाक्य में मैंने यहाँ अंडरलाइन करके आपको दिखाया है, शायद, यथासंभव, संभवतः, कदाचित, ये कार्य के होने की अनिश्चितता को, संदेह को प्रकट करते हैं, अतः ये अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तीसरा इसका भेद आता है कारण बोधक क्रिया विशेषण, और इसके अंतर्गत लिखते हैं इस क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के कारण की ओर संकेत किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था, तुम नहीं आए अतः मुझे आना पड़ा, वह इसी कारण यहाँ नहीं आना चाहता था, वह डर के मारे गिर पड़ा। उपयुक्त वाक्य में इसलिए, इसी कारण, अतः के मारे जो है कार्य के होने के कारण के बारे में बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। अतः ये जो शब्द हैं ये कारणबोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात हम आते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की ओर, और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने के बारे में प्रश्न किया जाता है। जैसे विपिन यहाँ क्यों आया था, मोनू किधर चला गया, मैंने ऐसा कब कहा था, आप कहाँ रहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मैंने प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, जैसे क्यों, किधर, कब, कहाँ इत्यादि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात मैं अगले भेद की चर्चा करता हूँ। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण हेडिंग डालते हैं और इसके अंतर्गत लिखते हैं इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने को स्वीकार किया जाता है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, सचमुच मैं आपके साथ हूँ, यह तुमने ठीक किया, बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे इत्यादि वाक्यों में मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। अंडरलाइन जो शब्द हैं, हाँ, सचमुच, ठीक, बिल्कुल, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं निषेध बोधक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने को अस्वीकार किया जाता है। जैसे मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, तुम अभी वहाँ मत जाओ, ऐसा काम न करना, दिनेश उसके पास कभी नहीं जाएगा इत्यादि वाक्यों में नहीं, न, मत, कभी नहीं इत्यादि निषेध बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है। तत्पश्चात हम अगले भेद की तरफ आते हैं और लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं प्रकार बोधक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा था, मैं वहाँ से पैदल आया हूँ, तथा यात्रा जैसे तैसे पूरी हुई, वह चलते चलते गिर पड़ा। उक्त वाक्य में धीरे धीरे, पैदल, जैसे तैसे, चलते चलते इत्यादि प्रकार बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तत्पश्चात हम अवधारणा बोधक क्रिया विशेषण की चर्चा करते हैं, हेडिंग बनाते हैं और इसके अंतर्गत लिखते हैं इस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की सीमा निर्धारित होती है। जैसे हमने ताजमहल को जी भर कर देखा, वह काम अब तक हो गया होगा, वह आपसे केवल मिलना चाहता है, वह मनचाहा घूमा इत्यादि वाक्यों में जी भरकर, अब तक, केवल और मनचाहा जो शब्द है, यह क्रिया के होने की सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। अतः ये शब्द जो है अवधारणा बोधक क्रिया विशेषण है, इन्हें मैंने अंडरलाइन करके भी दिखाया है। तत्पश्चात हम अगले अव्यय शब्द की ओर आते हैं और हेडिंग डालते हैं संबंध बोधक क्रिया, संबंध बोधक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम
प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन को इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। यहाँ रिलेशन की बात की जाती है, ठीक है। संज्ञा शब्दों के साथ जो शब्द प्रयुक्त होकर के उसका रिलेशन, उसका संबंध जो है अन्य क्रिया शब्दों से बताते हैं, अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से बताते हैं। ठीक उसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में डिफाइन किया गया है। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में आए वे अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। तत्पश्चात हेडिंग डालते हैं जैसे और जैसे के अंतर्गत लिखते हैं। पेड़ पर पंछी बैठे हैं, वह मोहन के साथ चला जाएगा। आकाश में चांद चमक रहा है, बबलू के घर के पीछे एक तालाब है। इसमें जो अंडरलाइन शब्द हैं पर के साथ, में, के पीछे इत्यादि जो हैं वो संबंध बोधक शब्द हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक ना। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल वह समझने हेतु है। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग डालते हैं संबंध बोधक के भेद, और इसके अंतर्गत लिखते हैं संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हेडिंग डाल करके और लिखते हैं रचना के आधार पर संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ संबंध बोधक, और इसके अंतर्गत लिखते हैं केवल एक शब्द से बनने वाले संबंध बोधक रूढ़ कहलाते हैं। इन्हें बनाने के लिए किसी अन्य शब्द का योग करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ने, से, को, का, की इत्यादि। और दूसरा जो आधार होता है वो होता है यौगिक संबंध बोधक। ये रचना के आधार पर आते हैं और इसके अंतर्गत लिखते हैं ये संबंध बोधक के, से, की, ये 3 रूढ़ शब्द हैं। इनके साथ क्रिया विशेषण या अन्य शब्द लगाने से बनते हैं, जैसे के बिना, के सिवा, के विपरीत इत्यादि। अब दूसरा जो विभेद है अर्थ के आधार पर हेडिंग डाल करके लिखते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूरी एक लिस्ट जो है मैंने आपको दिखाई है। काल के आधार, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, ऐसे कर करके यहाँ पर 12 जो है वो प्रकार बताए गए हैं और सबके साथ जो है उनके शब्द बताए गए हैं, जैसे कालवाचक से पहले, के से पूर्व, के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, स्थान में, पर, के आगे, के पीछे, के पास इत्यादि। दिशा सूचक में को, की, और, की तरफ। इसी प्रकार से साधन सूचक के शब्द दिए गए हैं से के द्वारा। उद्देश्य सूचक में के लिए, के हेतु। विरोध सूचक में के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ इत्यादि। कारण सूचक के लिए, के कारण, के मारे। सादृश्य सूचक में के जैसा, के अनुरूप। साहचर्य सूचक में के साथ, के समेत, के संग। व्यतिरेक सूचक के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, के सिवा। अलगाव सूचक में से दूर, से परे, से हटकर। तुलना सूचक में की अपेक्षा, की तुलना में इत्यादि भेद हैं। और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, जो निश्चित शब्द हैं, उनकी यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है, जिसको मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया। तत्पश्चात देखिए एक हेडिंग बना हुआ है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। इसे आप याद करेंगे। संबंध बोधक में और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है
शब्द जो है संबंध बोधक के रूप में भी प्रयोग होते हैं और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन उन शब्दों की पहचान करना बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए हमें प्रयुक्त शब्दों के आपसी संबंध को देखना पड़ता है। वह संबंध बोधक होगा या क्रिया विशेषण होगा, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो शब्द हैं वे आपसी संबंध को बता रहे हैं तो संबंध बोधक होंगे। यदि वे क्रिया शब्द की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण होंगे। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं, इनको देखें। संबंध बोधक में दिया है मेढक पानी के अंदर है। मेढक पानी के अंदर है। यहाँ मेढक और पानी दोनों के संबंध को बताने के लिए के अंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इसी में देखिए दूसरा, अभी अंदर मत जाओ। यहाँ अंदर जो शब्द है वह आना क्रिया शब्द को डिफाइन कर रहा है कि कहाँ मत आना। ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 इसके उदाहरण दिए गए हैं। तत्पश्चात जो है हम नेक्स्ट आते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यह भी एक अव्यय शब्द का भेद है। समुच्चय बोधक को हम अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वह एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो दो शब्दों वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हिंदी में हेडिंग डालने के पश्चात लिखते हैं जो अव्यय शब्द एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण में देखिए 4 उदाहरण दिया हुआ है। इन चारों उदाहरणों में हमने देखा है कि और 2 वाक्यों को यह काम रवि और शेखर ने मिलकर के किया। तो काम को 2 लोगों ने मिलकर के किया, दोनों लोगों के बीच में, ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखें, आज यहाँ मोहन के पिता या दिनेश के भाई साहब आएंगे। 2 वाक्यों को यहाँ जोड़ने का, वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। अतः और, या, लेकिन, क्योंकि इत्यादि शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक हैं। इसके बाद जो है हमने ब्रैकेट में घेर कर करके कट मार दिया है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला हेडिंग हम बनाते हैं समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। हेडिंग डालते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक और लिखते हैं जो समुच्चय बोधक 2 या 2 से अधिक समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राकेश और पवन शहर जा रहे हैं। उसने परिश्रम तो किया किंतु प्रतियोगिता में सफल न हो सका। जल्दी करो अन्यथा रेलगाड़ी छूट जाएगी। इसमें और, किंतु, अन्यथा जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। ये 2 समान पदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तत्पश्चात हम अगला हेडिंग डालते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद और लिखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, वियोजक, विरोध सूचक, परिमाण सूचक। संयोजक जो है यह हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं ये समुच्चय बोधक 2 या 2 से अधिक समान पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसमें जो है मैंने अंडरलाइन करके आपको संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है। उसके बाद से देखिए दूसरा हेडिंग बनाया है वियोजक। ये समुच्चय बोधक अपने द्वारा जोड़े जाने वाले शब्दों में से दोनों में से किसी एक का त्याग करता है। यानी कि 2 वाक्य जिनको जोड़ा जाता है उनमें से एक वाक्य को जो है
निगलेक्ट किया जाता है, उनके महत्व को थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे गिरिराज या उमेश को यहाँ भेज दो, यहाँ या तो गिरिराज या तो उमेश, इसमें से जोड़े जाने वाले दो उपवाक्यों में से या तो गिरिराज की बात कर रहा है या उमेश की बात कर रहा है। या तो मेरी बात मानो या नौकरी छोड़ दो। यहाँ पर दो वाक्यों में से एक का त्याग करने की बात की जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ 4 एग्जाम्पल हैं। मैंने वियोजक के शब्दों को अंडरलाइन करके दिखाया है। तत्पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं विरोध सूचक। ये समुच्चय बोधक दो बातों में से एक के विरोध का भाव प्रकट करते हैं। जैसे हमने उसे आमंत्रित किया था लेकिन वह नहीं आया। पिताजी ने मेरे भाई को बहुत समझाया किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। आज आसमान में घने बादल थे परंतु वर्षा नहीं हुई। यहाँ पर लेकिन, किंतु, परंतु जो है दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक वाक्य के द्वारा विरोध का भाव प्रकट हो रहा है। अतः लेकिन, किंतु और परंतु जो हैं वे विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अगला है परिमाण सूचक। हेडिंग डालते हैं और इसके अंतर्गत लिखते हैं ये समुच्चय बोधक जो हैं दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं। परिणाम मतलब इसका रिजल्ट, ठीक है, की ओर संकेत करते हैं। जैसे तुम मेरी बात समझते हो इसीलिए मैं तुमसे दिल की बात कर लेता हूँ। पूनम घर पर नहीं थी अतः उससे बात नहीं हो सकी इत्यादि। यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए अतः और अन्यथा जो शब्द हैं ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक जो उपवाक्य है वह दूसरे उपवाक्य के रिजल्ट, परिणाम की बात कर रहा है। अतः इसलिए अतः और अन्यथा जो शब्द हैं वे परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। तत्पश्चात जो है हम दूसरा इसका विभेद जो है वो हेडिंग डालते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। और इसके अंतर्गत जो है लिखते हैं जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अगर वर्षा नहीं हुई तो मैं वहाँ नहीं आऊँगा। वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि उसका व्यापार चल निकले। वह जानता है कि तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। इसमें अगर, ताकि, कि जो है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हेडिंग डालते हैं और उसके अंतर्गत लिखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेत सूचक और स्वरूप सूचक। इनकी हेडिंग डालते हैं और उसके अंतर्गत लिखते हैं कारणवाचक। इन समुच्चय बोधकों के द्वारा का प्रयोग सूचित करने वाले उपवाक्य से पहले होता है। जो कारण की सूचना देते हैं उससे पहले प्रयोग होता है। तुम सदा सत्य बोलते हो इसलिए लोग तुम्हारा विश्वास करते हैं। यहाँ इसलिए जो है वह कारण बता रहा है, लोग तुम पर विश्वास करते हैं। इसकी सूचना देने वाला जो शब्द है उसके साथ प्रयोग हो रहा है और यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं और उनमें इसलिए, क्योंकि और इस कारण से कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। उद्देश्यवाचक में इन समुच्चय बोधकों का प्रयोग उद्देश्य को सूचित करने वाले उपवाक्य से पहले होता है। जैसे मैं वहाँ गया था ताकि सच का पता लगा सकूं। यहाँ उद्देश्य क्या था? सच का पता लगाना। दूसरे वाक्य में वह यहाँ आया है जिससे तुम्हारी मदद हो सके। उद्देश्य क्या है? मदद का होना। इस प्रकार से यहाँ पर ताकि, जिससे, इसलिए जो शब्द हैं वे उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। तत्पश्चात संकेतवाचक की तरफ आते हैं। इन समुच्चय बोधकों का प्रयोग जो है शर्त को सूचित करने वाले उपवाक्य से पहले होता है। जैसे अच्छे अंक लाने हैं।
तो मेहनत करनी पड़ेगी। यद्यपि वह बीमार है फिर भी प्रतिदिन दफ्तर जाता है। जब जागो तभी सवेरा। यहाँ जो शर्त बताने वाले वाक्य हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या है, वह बीमार है, यह क्या है, शर्त है, वो बीमार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। तो यद्यपि, जब और तभी जो है यह शर्त बता रहे हैं और शर्त बताने वाले शब्द हैं, अतः ये संकेतवाचक शब्द। स्वरूप सूचक, स्वरूप माने आकार होता है। इन समुच्चय बोधकों का प्रयोग पहले उपवाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने वाले उपवाक्य से पहले प्रयुक्त होता है। जैसे वह इस तरह दिखावा कर रहा था मानो बहुत बड़ा रईस हो। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ न हुआ हो। दशानन अर्थात 10 मुख वाला। यहाँ पर आपने देखा कि अर्थ को स्पष्ट करने वाला जो उपवाक्य है वह बड़ा रईस है, कुछ न हुआ हो, 10 मुख वाला। यह जो है पहले वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। अतः इससे पहले जो प्रयुक्त हुआ मानो, जैसे, अर्थात, ये स्वरूप सूचक व्यंजकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। इसके बाद हम आते हैं विस्मयादि बोधक। अव्यय शब्द की तरफ हेडिंग डालते हैं विस्मयादि बोधक और लिखते हैं जो अव्यय शब्द आश्चर्य, शोक, हर्ष, करुणा, दया, दुख, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत जो है हम जैसे करके लिखते हैं, अरे तुमने मुझे नहीं देखा, वाह तुमने कमाल कर दिया, हाय तुम वहाँ चले गए, आहा कितना सुंदर दृश्य है। इनमें अरे, वाह, हाय, आहा जो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं। इसके नीचे देखिए, मैंने आपको एक नीचे नोट की हेडिंग डाल करके लिखा है विस्मयादि बोधक के आरंभ। विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में आता है और इस शब्द के बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। तत्पश्चात हम विस्मयादि बोधक के भेद की बात करते हैं। इसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह अलग अलग प्रकार के हृदय में उत्पन्न होने वाले अचानक मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द हैं और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों की एक लिस्ट दी गई है जिसे हमें बुक से याद करना है और कंठस्थ करके प्रयोग करना है। कॉपी में डालने के लिए अगला हेडिंग हम डालते हैं निपात और लिखते हैं इसके अंतर्गत, मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कामा में और अंडरलाइन करके भी दिखाया है, जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी पद पर विशेष बल देते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे ऐसा दुस्साहस विवेक ही कर सकता है, अब वह तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे करके 5 यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। इनमें ही, तो, मात्र, तक, जी, मात्र, तक और भी जो शब्द हैं जिसे मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है ये निपात शब्द हैं। ये वाक्य में जो कार्य हो रहा है उस पर बल दे रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं, अतः ये निपात शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जो लाइनें हैं मैंने उसको ब्रैकेट में डाल करके कट मार दिया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें मैंने एक जगह पर जो है अंडरलाइन किया हुआ है, उसे थोड़ा याद करेंगे। निपात का कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। निपात शब्द अपना कोई अर्थ नहीं रखता है, यह प्रयुक्त हो करके और अपना कार्य करता है, अर्थात पद पर बल देता है। कार्य के होने के ऊपर जो है एक अपना विशेष बल का प्रभाव डालता है। तत्पश्चात देखिए, आओ दोहराएं, यह याद करने हेतु है। यह पाठ के अंतर्गत पढ़ाए गए, बताए गए, समझाए गए चीज़ों का एक संक्षिप्त रूप है। तत्पश्चात हम आते हैं आओ कुछ करें। आओ कुछ करें, देखिए यहाँ मैंने बुक में लिख करके दिया है। ये सारे कार्यक्रम जो है बुक में करने हैं। इसको मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है।
फिर दूसरा आपको सॉल्व करके दिखाया है, तीसरा सॉल्व करके दिखाया है, चौथा आपको नहीं करने के लिए बोला है, कट मार दिया है। अर्थात इस शब्द की चर्चा हमने पहले ही लिखने के लिए कर दिया है, आपको बता दिया है। तत्पश्चात देखिए 5वां प्रश्न जो है मैंने अंडरलाइन करके दे दिया है, ये होमवर्क है। दाहिनी तरफ दिए गए खाली जगह में उसे आप लिख देंगे। इसके बाद जो है 6वां जो प्रश्न है, यह संबंध बोधक शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाना है। तो आप पीछे से रेफ़र कर करके और कुछ अपना स्वविवेक इस्तेमाल करके इसी बुक में कर लेंगे। 7वां जो है मैंने करके दिखाया है, अंडरलाइन कर दिया है शब्द, उसे खाली जगह में लिख देंगे। तत्पश्चात जो है 8वां प्रश्न है, यह विस्मयादि बोधक यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इन विस्मयादि बोधक शब्दों से वाक्य बना करके दाहिने तरफ दिए गए खाली स्थान में बुक में ही लिखना है, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात जो 9वां शब्द है, इसमें कुछ निपात शब्द दिए गए हैं, इन निपात शब्दों से वाक्य बनाना है और वाक्य बना करके दाहिनी तरफ दिए गए खाली स्थान में भरना है, बुक में ही करना है। आप पीछे से थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकते हैं। 10वां प्रश्न जो है वह उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा हमने पहले ही आपको हेडिंग के तौर पर बता दिया है लिखने के लिए। सो यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।